नमस्कार दोस्तों, नॉर्थ स्कॉट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो देखने पर काफ़ी छोटी प्रतीत होती है, लेकिन असल में अगर हम रिपोर्ट्स को देखें तो पता चलता है कि ये समस्या कितनी बड़ी और गंभीर है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड राज्य से हो रहे पलायन के बारे में। लॉकडाउन की वजह से वापस आए प्रवासियों के ऊपर आई एक रिपोर्ट के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही में हम देखेंगे कि आखिर ऐसे क्या हालात थे जिनकी वजह से ये लोग अपना राज्य, अपनी ज़मीन, अपना घर सब कुछ छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। शुरू करते हैं। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह अस्थायी या स्थायी रूप से जाना ताकि वे लोग नई जगह पर बस सके, उसे हम पलायन कहते हैं। जो लोग पलायन करते हैं उन्हें माइग्रेंट्स यानी प्रवासी कहते हैं। कुछ लोग अस्थायी रूप से पलायन करते हैं, कुछ लोग अन्य कारणों से जैसे नौकरी के कारण अस्थायी रूप से पलायन करते हैं और कुछ अपना राज्य छोड़ हमेशा के लिए अन्य जगहों पर बस जाते हैं। लॉकडाउन होने के बाद उत्तराखंड राज्य में रिवर्स माइग्रेशन तेजी से बढ़ा है। लोग अपने गृह राज्य लौट रहे हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम लोग राज्य में स्थायी रूप से रुकना चाहते हैं। अप्रैल 2020 में राज्य के पलायन आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 23 अप्रैल 2020 तक कुल वापस लौटे प्रवासियों की संख्या थी 59,360, जिसमें से 25 से 30% लोग राज्य के अन्य शहरों जैसे देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, रुद्रपुर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी और पौड़ी जिले के थे। 60 से 65% प्रवासी ऐसे थे जो अन्य राज्य जैसे दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान इत्यादि से लौटे थे और 3 से 5% प्रवासी अन्य देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ओमान इत्यादि से लौटे थे। लौटे हुए प्रवासियों में ज़्यादातर की उम्र 30 से 45 वर्ष के बीच की पाई गई। रिपोर्ट में पाया गया कि इसमें से ज़्यादातर प्रवासी दूसरे शहरों में कम सैलरी में काफ़ी ख़राब स्थिति में कार्य करते थे। इन लोगों से जब पूछा गया कि ये अपने गृह राज्य में रुकेंगे या नहीं, तो केवल 30% लोगों ने रुकने की इच्छा जताई और बाकियों ने कहा कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी वह लौट जाएंगे। उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने के कारण भी बताए, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जंगली जानवरों द्वारा फसल खराब किए जाने के कारण उन्होंने कृषि से दोबारा जुड़ने में उदासीनता भी जताई। अब हम बात करेंगे उन कारणों के बारे में जिन कारणों की वजह से ये लोग अपने गृह राज्य, जिले, कस्बे को छोड़ने पर मजबूर हुए। पहला कारण है रोजगार की कमी। पलायन का इतनी बड़ी समस्या होने का मुख्य कारण है रोजगार की कमी, यानी लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। राज्य पलायन आयोग की अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट से पता चलता है कि पलायन का 50.16% कारण राज्य में रोजगार की संभावनाएं ना होना है। राज्य में रोजगार की संभावनाएं काफ़ी कम हैं और जो रोजगार उपलब्ध है वो राज्यों के शहरी इलाकों तक सीमित है और उसमें भी सैलरी काफ़ी कम है, जिसके कारण लोग अन्य राज्य, अन्य जिलों और अन्य शहरों में पलायन कर रहे हैं। दूसरा कारण है खराब स्वास्थ्य व्यवस्था। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ज़्यादा खराब है कि इमरजेंसी के वक्त अस्पताल दूर होने के कारण मरीज की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है या फिर हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि मरीज को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। खराब स्वास्थ्य व्यवस्था होने के कारण लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों जैसे दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ता है। तीसरा कारण है खराब शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा के लिए बनाए गए स्कूलों की स्थिति राज्य में काफ़ी खराब है। पलायन की वजह से कई जगहों पर हाल ऐसा है कि विद्यार्थियों की संख्या कम और स्कूलों की संख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से सरकार ने कई जगहों पर स्कूलों को बंद भी किया है। स्कूलों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है, जिसके कारण भी लोग पलायन कर रहे हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा व्यवस्था के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। चौथा कारण है कृषि उत्पादन में कमी।
अनियमित वर्षा, पानी की कमी, सूखा पड़ना जैसे कारणों की वजह से राज्य में कृषि उत्पादन से लोग अब दूर जा रहे हैं। लोग कृषि को अब व्यवसाय के रूप में नहीं देख पा रहे। लोग कृषि करने से अच्छा मनरेगा में काम करना या फिर दूसरे जिलों या राज्यों में नौकरी करना ज़्यादा उचित समझते हैं। कृषि से दूर भागने का एक मुख्य कारण और भी है, वो है जंगली जानवरों जैसे वानर और जंगली सूअरों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाया जाना। जंगली जानवरों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाए जाने के कारण फसलों का उत्पादन ना के बराबर हो रहा है, जिसके कारण भी लोग पलायन कर रहे हैं। पांचवा कारण है खराब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, बिजली, पानी इत्यादि। टेहरी बांध बनने के बाद राज्य में बिजली की स्थिति काफ़ी सुधरी है। रोड की स्थिति भी पहले से काफ़ी अच्छी है। गांव तक सड़क अब पहुंच रही है, लेकिन गांव में अब लोग ही नहीं हैं, तो सड़कों का क्या फ़ायदा होगा। फिर भी सड़क और बिजली के मामले में और चीज़ों के मुकाबले अच्छा काम हुआ है। पलायन का सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर पड़ा है। पहले पुरुष खेतों में हल लगाना, उनका रखरखाव करना, जंगलों से लकड़ियाँ लाना इत्यादि काम करते थे, लेकिन अब पुरुषों का नौकरी के लिए पलायन करने की वजह से ये सारा भार महिलाओं के सर आ गया है। लंबे समय तक महिलाओं को पुरुषों से अलग रहना पड़ता है। साथ ही में घर और खेत के सारे काम अकेले करने पड़ते हैं, जैसे खेत का रखरखाव, पशुपालन, जंगल से लकड़ी लाना, घर का काम, परिवार की देखभाल इत्यादि। कुछ केसेस में महिलाओं को इन कामों के साथ साथ अच्छे जीवन यापन के लिए मनरेगा या अन्य कोई नौकरी भी करनी पड़ती है। इंडिया स्पैंड के साथ बातचीत में एक्टिविस्ट गीता गेरोला ने बताया कि कई केसेस में महिलाओं को जंगली जानवरों का आक्रमण भी सहना पड़ता है जब वह पशुओं को चराने जंगल जाती हैं या जब खेतों में काम करने जाती है। अब हम बात करेंगे कुछ आंकड़ों के बारे में जो राज्य पलायन आयोग ने अपनी सितंबर 2019 की रिपोर्ट में जारी किए। रिपोर्ट में पाया गया कि अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल जिले में पलायन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पाया गया है, जिसके कारण जिलों की जनसंख्या बढ़ने की जगह घट गई है। 2001 से 2011 के बीच इन दो जिलों में 17,868 लोगों की कमी आई है। अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल जिलों में जनसंख्या में 50% से ज़्यादा की कमी भी आई है। सितंबर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में कुल 3,83,726 लोगों ने अस्थायी रूप से ग्राम पंचायतों में से पलायन किया और कुल 1,18,981 लोगों ने स्थायी यानी परमानेंट रूप से पलायन किया। रिपोर्ट में रोजगार को सभी जिलों से पलायन का मुख्य कारण पाया गया। राज्य से पलायन का 50.16% कारण रोजगार ना होना, 15.21% कारण शिक्षा की अच्छी व्यवस्था ना होना और 8.83% अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था का ना होना था। पलायन करने वालों में 28.66% लोग 25 साल से कम के थे, 42.25% लोग 26 से 35 साल के बीच और 29.09% लोग 35 साल से ऊपर के थे। जिन लोगों ने अपने जिलों में पास के कस्बे में पलायन किया, उनका प्रतिशत 19.46 पाया गया। जिला मुख्यालय में 15.18%, राज्य के अन्य जिलों में 35.69%, अन्य राज्यों में 28.72% और अन्य देशों में 0.96% लोगों ने पलायन किया। अन्य राज्यों में पलायन का प्रतिशत 28.72 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे कि सरकार ने आखिर पलायन को रोकने और रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या पॉलिसीज़ या क्या स्कीम्स बनाई। पहली योजना जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। हाल ही में लॉकडाउन के कारण वापस लौटे प्रवासियों को राज्य में स्थायी रूप से रोकने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। हालांकि ये योजना 2015 में आई थी, लेकिन इस योजना में कुछ बदलाव करके और इंसेंटिव्स को बढ़ाकर इसे दोबारा लॉन्च किया गया है। इस योजना की पूरी जानकारी के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इस योजना के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। साथ ही में मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स भी शेयर किए हैं, जिससे आप योजना के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी पॉलिसी के बारे में। सरकार ने पलायन को रोकने और रोजगार को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज को काफ़ी इंसेंटिव्स देने का वादा भी किया।
जैसे टैक्स रिबेट। इससे कई सारी इंडस्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश हुई, लेकिन रोजगार केवल राज्य के प्लेन एरियाज यानी समतल क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया, जिससे लोग गांव छोड़कर राज्य के अन्य शहरों में पलायन करने लगे। इसके कारण पलायन की समस्या कम होने के बजाय और बढ़ गई। तीसरा जो काम सरकार ने किया वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की घोषणा करना। सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग से हिल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की 2008 में घोषणा की, लेकिन 2011 तक लगभग ये ना के बराबर शुरू हो पाई। 2011 में सरकार ने फिर से इसमें कुछ बदलाव किए और इसे फिर से लॉन्च किया। इसमें इंसेंटिव्स को बढ़ाया गया, जैसे 90% तक टैक्स में छूट, पावर टैरिफ में रिबेट और ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी। और इससे कुछ इंडस्ट्रीज प्रभावित भी हुई, लेकिन ये इतनी ज़्यादा मात्रा में रोजगार पैदा नहीं कर पाए। चौथी स्कीम के बारे में बात करेंगे जो आप सभी लोग जानते हैं, वो है मनरेगा। मनरेगा से मिलने वाले काम की स्थिति राज्य में काफ़ी ख़राब है। लोगों को पहले तो मुश्किल से काम मिलता है, उसमें भी 100 दिन के काम की जगह काफ़ी कम दिनों का काम प्राप्त होता है। कई बार सैलरी टाइम पर नहीं मिलती और कुछ केसेस में जितने दिनों तक काम किया होता है उससे कम ही सैलरी प्राप्त होती है। आने वाली वीडियो में हम मनरेगा की स्थिति के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सरकार ने और भी कई स्कीम पलायन को रोकने और रोजगार को बढ़ाने के लिए बनाई है, लेकिन स्कीम्स लोगों तक ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंच पा रही है। ज़्यादातर स्कीम्स प्लेन एरियाज और राज्य के शहरों को बढ़ावा दे रही है, जबकि उत्तराखंड का ज़्यादातर क्षेत्र ग्रामीण है। मेरी राय में सरकार ने पलायन को बड़ी समस्या के रूप में अभी तक देखा ही नहीं है। अगर ग्रामीण इलाकों तक रोजगार पहुंच गया तो ये समस्या काफ़ी हद तक अपने आप ही सुधर जाएगी। बिना रोजगार पैदा किए इस समस्या से निपटना ना के बराबर है। आने वाले सालों में ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि सरकार का इस पर काबू पाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। कोविड-19 के बाद रिवर्स माइग्रेशन उत्तराखंड राज्य में काफ़ी तेज़ी से हुआ है और यह त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के लिए भी एक काफ़ी बड़ा अवसर है। तो सरकार को पलायन को रोकने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें रोजगार प्रदान करना चाहिए ताकि वह अपने राज्य में ही रुकें। इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की तरफ से अपडेट मिलते रहें। आप भी रिवर्स माइग्रेशन को प्रमोट करें और खुश रहें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।